जरा एक बार देख लेते हैं कि जिन 121 सीटों पर, जिन 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे 6 तारीख को, वहां पर 2020 में किस तरीके की स्थिति उभरी थी। ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि एलजेपी तब अलग चुनाव लड़ रही थी, वीआईपी एनडीए के खेमे में थे, जो इस वक्त महागठबंधन के खेमे में है। लेकिन एक बार जरा नजर डाल देते हैं, नजर डालें तो समझ में आता है कि 2020 में सबसे ज्यादा सीटें इन 121 में से आरजेडी ने जीती थी 42, उसके बाद बीजेपी का नंबर था, लेकिन बीजेपी ने 49 सीटें लड़कर 32 सीटें जीती थी, यानी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा इन 121 सीटों पर। उसके बाद आरजेडी का नंबर आता है, जबकि जेडीयू ने सबसे ज्यादा सीटें दरअसल इस चुनाव में यहां पर लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 23 सीटें जनता दल यूनाइटेड यहां पर जीत पाई थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे लोएस्ट रहा, 31 सीटें कांग्रेस ने 121 में से पिछली बार 2020 में लड़ी थी, जबकि सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत पाई थी, जबकि एलजेपी की एकमात्र सीट जो बिहार की असेंबली में जीती थी वो इन 121 में से ही आती है। तो महागठबंधन में 121 में से 61 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के खेमे में 59 सीटें गई थी और एलजेपी की एक सीट यहां पर आई थी। कुल मिलाकर देखें तो काफी क्लोज कंटेस्ट पिछली बार इन 121 सीटों पर देखा गया था, करीब करीब सिमिलर सीटें नजर आती है, 61 और 59, लेकिन आरजेडी का दबदबा भी उसके साथ में यहां पर नजर आता है। और उसके साथ एक चीज और भी इसमें नजर आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करने के बाद उनका स्ट्राइक रेट 2015 के मुकाबले 2020 में कितना बेहतर हुआ, वो भी इन 121 सीटों पर नजर आता है। तो शुरुआत मुझे इसी से करनी है प्रदीप गुप्ता, कि आखिरकार 2020 की तरह क्या इस बार भी हम बिहार के भीतर ये क्लोज कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, एमजीबी, महागठबंधन और एनडीए के भीतर? क्या लगता है आपको? आप म्यूट पर है प्रदीप गुप्ता। हाँ, थैंक यू साहिल। जहां तक लगने का सवाल है, तो अब लगने का दौर खत्म हो गया। अब 5 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी हो गया है, तो अब हम जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रोडिक्शन या कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल राजनीतिक समीकरण की जहां तक बात करें, तो जैसे पिछले बार की बात करी तो बस वो सबको पता ही है, बट फिर भी एक बार मैं लोगों के संज्ञान के लिए बता दूं कि पिछले बार लग तो रहा था बहुत ही करीबी मामला था, 110 और 125 सीटें महागठबंधन और एनडीए की आई थी। लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन ये हुआ है कि वीआईपी ने, जो साहनी की जो पार्टी है, उसने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था। तो यदि एलजेपी पिछले बार साथ में चुनाव लड़ी होती, जो कि एलजेपी ने जेडीयू के अगेंस्ट ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, खासकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़े नहीं किए थे, और करीब 33 सीटों के ऊपर जेडीयू का प्रोस्पेक्ट डेंट किया था, और उसके चलते जेडीयू जो है अर्ली 40 यानी 41-42 सीटों के ऊपर सिमट गई थी। यदि एलजेपी साथ में लड़ी होती तो ये जो अंतर हम 110 125 का देख रहे हैं, अर्थमेटिक से ही सही, भली पूरे के पूरे वोट 6% मिले थे एलजेपी को, बट 6 के 6 शायद एक साथ शामिल नहीं होते एनडीए में, कुछ तो एंटी बीजेपी या एंटी जेडीयू वोट रहे होंगे उसमें। तो 158/110 का आंकड़ा बनता है ये अर्थमेटिक के लिहाज से। लेकिन क्योंकि अलग चुनाव लड़ा था, इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो इस बार उस दृष्टिकोण से देखें तो एनडीए थोड़ा सा भारी महसूस होता है यहाँ पे आज की परिस्थिति में। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में आप अभी बात कर रहे थे एमवाय समीकरण वगैरह वगैरह, मैं आज भी कहूंगा, मेरा ऐसा पूरा मानना है कि बिहार में जो डेमोग्राफी प्ले पे होंगी, जो देखने वाली बात होगी, आज भी 80 से 90% लोग अपने जातिगत आधार पे वोट करेंगे। तो कहने का मतलब इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, किस डेमोग्राफी का कितना इम्पैक्ट होगा, कितना प्रभाव करेगा चुनाव के नतीजों में, उसमें जाति आज भी नंबर 1 है। नंबर 2 महिला, जो कि 50% तो है, लेकिन बिहार के संदर्भ में वोट जो पड़ते हैं उसमें 50% महिला नहीं होती, उसमें 55 महिला होती हैं जो 100 वोट आते हैं, और 45 के करीब पुरुष होते हैं टर्नआउट में। इलेक्टर में जरूर महिलाएं 1-2 लाख कम है पुरुषों से, लेकिन जब वोट टर्नआउट होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पुरुष खासकर बिहार के बाहर होते हैं, प्रवासी होते हैं। तीसरी जो बड़ी चीज है वो है यूथ की। यूथ का रिप्रेजेंटेशन हम 18 से 25 उम्र का एक मान लें, जो पहली बार के आसपास वोट करेंगे, वो करीब 15% का समावेश होता है।
लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ है, दो तरीके के लेकिन है कि जो यूथ होता है वो होता 15% है, लेकिन कई वजहों से वो वोट नहीं कर पाते हैं, उनका बाहर रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनका परसेंटेज टर्नआउट में 15 से भी नीचे आ जाता है। यदि हम पिछले बार का टर्नआउट देखें 56% के आसपास, तो वो 13% के आसपास आ जाता है 15 में। लेकिन यहाँ फिर एक लेकिन आता है कि आज की डेट में यूथ अपने घर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पुराने जमाने में जो घर का मुखिया होता था वो तय करता था किसको वोट करना है, क्या नहीं करना, कहने का मतलब निर्णय लेता था। आज की डेट में यूथ जो है अपने पूरे के पूरे घर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो तीन डेमोग्राफी के हिसाब से, और फिर रह गए जो आपने मुद्दों की बात करी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, बिहार के खासकर संदर्भ में बात करें तो, और चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सारे के सारे लब्बो लबाज के बीच में वादे दावे और फिर जनता को अपने परसों से शुरू करके पहले चरण में अपने इरादे स्पष्ट करने हैं। तो इस बार बिहार का जो चुनाव है कई मायनों में अलग है। जैसे एक प्रशांत किशोर की भी बात करनी जरूरी है कि एक नई पार्टी का बिल्कुल पदार्पण करेंगे। हो गया बिहार के अंदर, जो कि करीब करीब 240 सीटों पे 243 में से चुनाव लड़ रहे हैं, एक दो सीटों के ऊपर उनके रद्द हो गए। तो एक वो हो गया, और दूसरा शुद्धिकरण हो गया, वोटर शुद्धिकरण। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इसके इस चुनाव के पहले की राजनीतिक या चुनावी गतिविधियां थी या समीकरण थे, जो जिसके आधार पे हम ये तय कर पाते थे कि किसके चांस है जीतने के, इस बार ये सब कुछ बदल चुका है। तो बहुत यानी इस बार इंटरेस्टिंग का होगा। प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रदीप गुप्ता। और मैं आपको प्रेडिक्शन आज नहीं पूछूंगा, 11 तारीख को जरूर आपसे पूछूंगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन होगा करके। और प्रशांत किशोर की भी बात करेंगे और नीतीश कुमार की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन शशि शेखर, यही सवाल आपके पास लेकर मुझे आना है शशि जी, कि आखिरकार पिछली बार 2020 में समीकरण तो सभी अभी प्रदीप गुप्ता ने भी आपके सामने रखे ही हैं, आपको भी पता ही है ये सब चीज के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर क्या इस बार भी जिस तरीके से प्रचार देखा गया, आखिरी समय तक वादे किए जा रहे हैं, आखिरी समय तक जंगल राज की याद दिलाई जा रही है जो 20 साल पहले खत्म हो चुका है, यानी लालू रबड़ी राज पिछले 20 साल से तो है नहीं बिहार के भीतर। क्या आपको इस बार भी लगता है कि 2020 की तरह कांटे की टक्कर होगी, या इस बार का चुनाव प्रचार के बाद पहले चरण में ही आपको नजर आ रहा है कि चीजें क्लियर पिक्चर निकलकर सामने आ सकता है? साहिल, टक्कर तो कांटे की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं इसके दो तीन वजूहात आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी होने के जो चांसेस थे, वो जो उन्होंने 10,000 रुपए दिए, उससे वो एकदम से प्रो इनकम्बेंसी में बहुत सी जगहों पर हमने देखा गया। महिलाओं से बात करवाई अपने संवाददाताओं से, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का कहना है कि हमारे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है मोदी और नीतीश कुमार की। ये भी एक सच है कि 60% के आसपास वोट किया है पिछले दो चुनावों में महिलाओं ने। एक बार 59 पॉइंट समथिंग था, एक बार 61 पॉइंट समथिंग था, तो 60% उसका एग्रीगेट ले लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक लहर जरूर इस बात की है कि बेरोजगारी यहाँ की दूर होनी चाहिए। पलायन को लेकर एक सामूहिक पीड़ा वहां पर व्यक्त की जाती है, और वो पलायन की पीड़ा बहुत मुखर है जब हम युवाओं से बात करते हैं। एक परिवर्तन हमने ये भी देखा गांवों में कि बहुत से लोग इस बार पहले से ही उन्होंने रिजर्वेशन करा लिए थे और वो लौट कर आ गए कि हमें वोट डालना है। हालांकि ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां भी उनको फंड करती हैं कि आप आइए और आकर वोट अपना डालिए। लेकिन अगेन वहां पर भी महिलाएं हैं। शराबबंदी, 10,000 रुपए, और नीतीश कुमार को हल्के में लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो साइकिल स्कीम थी उसने बिहार के सामाजिक परिदृश्य को नाटकीय तरीके से बदला। जब साइकिलें लेके लड़कियां निकली तो जैसे खुली हवा में तैरने लगी। आज उनमें बहुत सी लड़कियां माएँ हैं, वो दूसरी पीढ़ी की लड़कियां हो गई हैं, और नई पीढ़ी की लड़कियां वो फायदा उठा रही हैं। इसका अगर आप देखिए तो 2000 का आंकड़ा उठाइए और 2024 का आंकड़ा उठाइए स्कूल जाने वाले बच्चों का, तो वो अंतर जो है लगभग 60% से ज्यादा है। तो बहुत साफ है कि बिहार में महिलाओं में एक जागरूकता है। 25% टोटल महिलाएं बिहार के टोटल पुलिस फोर्स में हैं। ये बहुत कम स्टेट्स में होगा मुझे लगता है।
तो ये एक डेमोग्राफी का उन्होंने एक चेंज लाया वहां की सोसाइटी में। लेकिन 20 साल बाद वो जादू कितना चलता है, कितना नहीं चलता है, ये देखने की बात होगी। तेजस्वी का जहां तक सवाल है, वो पिछली बार कुल 12,000 वोटों से हारे थे। इस बार भी टेम्पो ऐसा नहीं है कि उनका कोई खराब हो गया है या एक तरफा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत हूं कि वहां जात पात है, लेकिन बिहार ही है जिसे जात पात को धता भी बताई है 2 बार, तो मेरी याद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार इस बार जो वोट करेगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। हार जीत की कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो रेजर थिन कॉन्टेस्ट है।